हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के एक और क्वेश्चन पेपर का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। और आपको बता दें बच्चों, इस समय आपको सब काम छोड़कर केवल और केवल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। और जिसने प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किया है रसगुल्लों, वही बोर्ड एग्ज़ाम में झंडा गाड़ेगा। वैसे ईश्वर से दुआ करते हैं कि मेरे सारे प्यारे रसगुल्ले अच्छे नंबरों से पास हों, ताकि मोनू सर का नाम और अपने माता पिता का नाम वो रोशन कर सकें। तो चलिए बच्चों, एक पेपर है 2022 का, ठीक 2022 में ही आया हुआ है। सेट नंबर है 302 DR सामान्य हिंदी। अब देखिए बच्चों, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि निर्देश में क्या क्या करना है, 2 खंड होंगे। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। और कहीं ना कहीं इन्हीं क्वेश्चन पेपर से, यानी जो आपके ये बहुविकल्पी प्रश्न है बच्चों, इन्हीं से आपको फिर 2023 में भी क्वेश्चन मिलेंगे, कहीं अदर से नहीं पूछा जाता। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है बच्चों कि साहित्य सहचर के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रसगुल्लों, वो क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या हैं, साहित्य सहचर के लेखक हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जो प्रश्न है बच्चों, कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। कविवचन सुधा, विशाल भारत, साहित्य संदेश या फिर हिंदी प्रदीप। तो जिस भी बंदे ने इसको लगाया है वो एकदम सही लगाया है, हिंदी प्रदीप। ये क्या है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है। ऑप्शन है परीक्षा गुरु, आनंद मठ, तितली या फिर गबन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु, ठीक है ना। परीक्षा गुरु क्या है, ये हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है बच्चों कि इसमें कह रहा है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन है भारतेंदु युग या फिर छायावाद युग या फिर द्विवेदी युग या फिर प्रगतिवादी युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों अंगा में कह रहा है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। ध्रुव स्वामिनी, आषाढ़ का एक दिन, कुटज या फिर आत्मनेपद। अब इसको आपको बताना है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद भाई अगर हम बात करें, इनकी ख्याति इतनी ज़्यादा है कि हर एक स्टूडेंट इनकी सारी रचना को रटा होगा। तो आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद जी की इसमें रचना कौन है, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों कि छायावाद की विशेषता क्या है। छायावाद की विशेषता क्या है। तो इसमें इतिवृत्तात्मकता दिया है, दूसरा दिया है सिंगारिक भावना, तीसरा है सौंदर्य एवं प्रेम, चौथा है उपदेशात्मक वृत्ति। तो इसमें ध्यान से समझना बच्चों, देखिए छायावाद में सौंदर्य और प्रेम साथ ही साथ प्रकृति श्रृंगार की भी भावना होती है। तो अगर प्रकृति दिया होता तो उसको भी हम लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो सौंदर्य और प्रेम ये विशेषता है छायावाद की। अगला प्रश्न है बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है। तो ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, विनय पत्रिका, साकेत या फिर कामायनी। तो यहाँ पर पूछा है भक्ति काल। तो भक्ति काल की जो पत्रिका है कौन सी है, वो है बच्चों विनय पत्रिका, यानी ये भक्ति काल का ग्रंथ है, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं निराला जी हैं या फिर जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। तो कौन है प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं बच्चों, अज्ञे जी। आपको बता दें बच्चों, अगर इसके पहले सेट नहीं लगाया है तो हम आपको बता देते हैं कि आपके 10 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव, 5 आपके गद्यांश से और 5 पद्यांश से, ठीक। इस तरह से 10 बहुविकल्पी प्रश्न शुरू में होंगे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, कह रहा है कि अनामिका के रचनाकार हैं। देखिए अनामिका भाई ये प्रसिद्ध रचना है, अब इसको शायद ही कोई न जानता हो। तो इसके ऑप्शन हैं अज्ञे, निराला या महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। तो कौन है, निराला जी हैं, क्योंकि इनकी जो रचनाएं होती हैं ज़्यादातर वो क्या है, ऐसे नाम होते हैं जो अधिकांश लड़कियों के नाम रखे जाते हैं, ठीक। तो निराला जी क्या है, अनामिका के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कह रहा है कि रीतिकाल का अन्य नाम है। रीतिकाल का एक और यानी दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा है ऑप्शन है श्रृंगार काल, स्वर्ण काल, उद्भव काल या फिर संक्रांति काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों श्रृंगार काल।
श्रृंगार काल ये रीति काल का दूसरा नाम है। ठीक है ना। तो चलिए इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों तीसरा प्रश्न। और जो तीसरा प्रश्न है शुरुआत यहीं से होती है भारी भरकम क्वेश्चन की। आप देख रहे होंगे रसगुल्लों, इसमें क्या है कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक 2 नंबर देगा। इस तरह से 10 नंबर आपके हो जाएंगे। ये होगा बच्चों गद्यांश, 2 होंगे, 1 करना होगा। देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। जैसे राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, और इसको आप अच्छे से एक बार पूरा पढ़ेंगे बच्चों। और उससे इस पैसेज में यानी इस गद्यांश में जो कुछ भी दिया है उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आपके 5 होंगे। और सबसे खास बात यह है बच्चों कि आपको ढूंढना नहीं है। ठीक है ना। यानी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इन सारे प्रश्नों का उत्तर इसी में दिया होगा। ठीक, जैसे कहा गया है पहला ही प्रश्न कि राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। अब देखिए क्या लिखा है बच्चों, तो यहाँ पर क्या है कि संस्कृति, ध्यान से समझना, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। यानी इतना आप लिख देंगे बच्चों तो पहले वाले का आंसर हो गया, यानी आपके 2 नंबर मिल गए। समझ में आ गया ना कि राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, जब संस्कृति का विकास होगा और इसका उदय होगा तो उसके द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। दूसरा पूछ रहा है कि संस्कृति जन का मस्तिष्क किस प्रकार है। यानी संस्कृति जो जन का मस्तिष्क है तो वो किस प्रकार है। देखिए इसमें कहा गया है कि बिना संस्कृति के जन की कल्पना कर यहाँ कबंध मात्र है और संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि संस्कृति जन का मस्तिष्क किस प्रकार है कि जैसे इसमें कहा गया है ना कि जैसे बिना धड़ के, अगर हम बात करें बिना सिर के मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी उसके शरीर का कोई महत्व नहीं होता, वैसे ही संस्कृति के बिना क्या है, लोगों की कल्पना नहीं की जा सकती। बस हो गया। और तीसरा देखिए जन की संस्कृति से क्या आप क्या समझते हैं। देखिए इसका भी आंसर सेम यही होगा जो इसका बच्चों। इसमें कहा गया है कि जन की संस्कृति से क्या समझते हैं, तो इसका मतलब ही यही है बच्चों कि जैसे मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं कर सकते, वैसे क्या है, संस्कृति के बिना लोगों की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी एक राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। दोनों का अर्थ एक ही हो जाएगा इसमें। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कि विकास और अभ्युदय का अर्थ क्या है। विकास का मतलब होता है बच्चों एक व्यवस्थित तरीके से वृद्धि होना, और अभ्युदय का मतलब क्या है, किसी भी, देखिए अभ्युदय का मतलब सांसारिक समृद्धि का उदय होना, यानी उसमें बढ़ोतरी होना, वो अभ्युदय होता है। तो हो गए इसके अर्थ। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि दिए गए गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है बच्चों। देखिए तो शीर्षक इसके कौन हैं, अगर ये आपने पढ़ा होगा, हमने पहले ही बताया कि जो पहला चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है। ठीक, तो ये क्या हो गया बच्चों, राष्ट्र का स्वरूप इसका शीर्षक है, और लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक, तो इस तरह से रसगुल्लों आपके 10 नंबर बहुत ही सिंपल तरीके से मिल जाएंगे। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर देखिए अथवा में दिया है। ठीक है ना, हमने इसके पहले बताया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन होंगे बच्चों या फिर अथवा में, चाहे इसको आप करिए, अगर मान लेते हैं इसके बारे में नहीं पता है तो आप क्या करिए, इस वाले प्रश्न को सॉल्व करिए ये। ठीक है ना, जैसे भाषा की साधारण इकाई शब्द है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो भाषा और आधुनिकता चैप्टर से है। जी मतलब जो इसमें क्या है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इसके लेखक हैं। ठीक, तो इसमें भी प्रश्न दिए गए हैं, वो सभी इसी में आपको मिलेंगे। ठीक, और जो चौथा क्वेश्चन होता है बच्चों ये भी 10 नंबर का, यानी इसमें क्या है, ये है पद्यांश, इसके ऊपर का गद्यांश था अभी तक, और ये है बच्चों पद्यांश। ठीक, इसमें भी आपके 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर, इस तरह से 10 नंबर, यानी गद्य और पद्य से मिलकर के आपको 20 नंबर मिलेंगे। इसलिए इनको अच्छे से पढ़ कर के रसगुल्लों सॉल्व करना। जैसे कहा गया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए इसमें कहा गया है कि तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, और इसमें कहा है कि वेदना का या कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ या कैसा उद्वेग। फिर आगे कहा कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील झिपाए हैं जिसमें सुख गात। मतलब ये अगर आपने पढ़ा होगा तो श्रद्धा और मनु चैप्टर से है बच्चों। इसमें यह कहा गया कि हे तपस्वी तुम इतने अत्यधिक थके हुए प्रतीत क्यों होते हो,
यानी तुम्हारे अंदर ये वेदना पीड़ा का यह वेग कैसा है, आह यानी दुख प्रकट करती हैं कौन, श्रद्धा, कि तुम इतने अधिक हताश क्यों लग रहे हो और तुम्हारे इस हताश का क्या कारण है, यानी इस पीड़ा का क्या कारण है। फिर आगे समझाती हैं कि दुख की पिछली रजनी बीत की, दुख की काली रात बीत जाने के बाद ही सुखों का नया सवेरा होता है। और यह जो सुख दुख है इनके बीच में यह एक, इसमें कहा गया ना कि एक पर्दा या झीना नील, कि सुख और दुख के बीच में तो यह एक पर्दा है और इसी में क्या है, सुख रूपी एक शरीर छिपा हुआ है। तो ये बच्चों आपको पद्यांश होगा और इसमें देखिए प्रश्न दिए हैं। पहला है कि तपस्वी संबोधन किसके लिए किया गया है, तपस्वी किसको कहा गया है, कि हे तपस्वी तुम इतने थके क्यों हो, तो ये बच्चों कहा गया है मनु के लिए। तो लिखेंगे कि तपस्वी संबोधन मनु के लिए किया गया है। ठीक, यानी प्रश्न का आंसर आपको मिल गया। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए, और दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों कि आह शब्द किस भाव को व्यक्त करता है। देखिए यहाँ पर क्या है, विस्मय सूचक मार्क, जिसको अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं अपन। तो आह मतलब बच्चों यहाँ दुख को व्यक्त कर रहा है, तो आह शब्द दुख को प्रकट करता है, लिखेंगे। आगे जो तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि दुख को रात्रि तथा सुख को नवल प्रभात क्यों कहा गया है। तो इसलिए कहा गया है बच्चों क्योंकि दुख भरी, जैसे देखिए दुख भरी काली रात बीतने के बाद सुख का नया सवेरा होता है। तो दुख को रात्रि और सुख को नवल प्रभात क्यों कहा गया है, क्योंकि दुख, जैसे देखिए दुख क्या है, किस बात को दर्शाता है, काली रात को। तो समझिए बच्चों क्या लिखना है, जैसे देखिए दुख क्या है, हमारे अंदर निराशा लाती है, इसलिए इसे काली रात कहा गया है। और सुख से हमारे अंदर एक नई उमंग पैदा हो जाती है, इसलिए सुख को नवल प्रभात कहा जाता है। ये आप बनाकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पर्दा या झीना नील का भाव व्यक्त कीजिए। यानी जो कहा गया है शब्द एक पर्दा या झीना नील, तो इसमें यहाँ पर कहा गया है ना कि एक पर्दा या झीना नील, इसका मतलब यह है बच्चों, इसका भाव लिखना है। भाव में ये लिखना है कि जिस प्रकार दिन और रात के बीच में एक पर्दा होता है, भाई जैसे रात हुई है फिर जब सवेरा होगा तो उन रात और दिन के बीच में बच्चों एक पर्दा होता है, इसी प्रकार सुख और दुख के बीच में भी एक महीन, एक हल्का पर्दा होता है, जिसमें क्या है, सुखों का एक नया सवेरा होता है, यानी सुख रूपी शरीर छिपा होता है। तो ये आप इसके भाव में लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए, और अगला प्रश्न क्या है बच्चों कि पाठ का शीर्षक व कवि का नाम। तो पाठ कौन सा है बच्चों, श्रद्धा और मनु, ठीक ना, श्रद्धा मनु। और कवि क्या है, कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक, तो इस तरह से आपके 10 नंबर मिल जाएंगे। अगर मान लेते हैं पहला आपको नहीं पता है तो जनाब क्या करिए, अथवा वाले में ट्राई करिए। तो अथवा वाले में भी भाई क्या है, आपका एक दिया रहेगा बच्चों कि सावधान मनुष्य, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने कई बार इसको बताया है, ये अभिनव मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण ये पद्यांश है। ठीक, अभिनव मनुष्य का। अब इसमें देखिए क्वेश्चन इसमें भी आपके दिए होंगे, और इसके लेखक कौन है, इसके जो कवि हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो इसमें भी आप अच्छे से पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो आपको केवल एक करना है, जैसे ऊपर वाला करिए या फिर ये वाला, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका पद्यांश। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे बच्चों 5वां प्रश्न, और 5वां जो प्रश्न होगा रसगुल्लों वो आपका होगा क्या, लेखक के साहित्यिक परिचय को मतलब देते हुए उनकी रचनाओं का वर्णन करना है, जिक्र करना है। और शब्द सीमा आपको 80 शब्द लिखना है। बार बार ये चीज़ आपको बताते चले आए हैं, क्योंकि बच्चों हिंदी में बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा और पहला ही पेपर हिंदी का है, और हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए हमें हिंदी को बर्बाद नहीं करना है, यही आपका परसेंटेज बनाएगा, ठीक है ना। देखिए अब इसमें क्या है बच्चों, किसी एक लेखक का आपको क्या करना है, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में लिखना है। जैसे यहाँ पर चाहे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल, तो इन तीनों में से किसी एक का आपको लिखना है। ये आपका पूरा 5 नंबर का होगा। इसी तरह बच्चों आपका ये गद्य का हो गया, इसी तरह आपके पद्य वाले भी होंगे, ये भी पूरे 5 नंबर में, शब्द सीमा 80 शब्द। इसमें भी किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों यानी उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है ना। तो इन तीनों में से किसी एक कवि के बारे में आपको लिखना है। और 6वां क्वेश्चन देखिए, 6वां जो क्वेश्चन होगा रसगुल्लों वो आपका होगा कहानी से। ठीक, तो इसमें जैसे कहानी दिया रहेगा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्या ये दोनों करने हैं, या फिर क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं कि भाई अथवा तो यहाँ पर दिया गया है,
तो क्या इनमें दोनों कर दें? नहीं। अथवा यहाँ पर भी दे दिया है तो मतलब बच्चों चाहे ध्रुव यात्रा या फिर बहादुर कहानी का सारांश लिख दीजिए, इन दोनों में से कोई एक। अथवा करके आप क्या है पंचलाइट या ध्रुव यात्रा कहानी के नायक का चरित्र चित्रण देखिए इसमें दे दिया है। ज़्यादातर तो बच्चों उद्देश्य से आता है, लेकिन इसमें नायक का चरित्र चित्रण पूछ लिया है, तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं। और 5 नंबर का ये टॉपिक है। कहानी हर एक स्टूडेंट तैयार कर लिए हैं, ठीक। अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान देना रसगुल्लों, शब्द सीमा 80 शब्द लिख कर तैयार कर लीजिए। अगर अभी तक नहीं किया है, 80 शब्द से ज़्यादा हमें नहीं जाना है। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों 7वां प्रश्न। और 7वां प्रश्न बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, और इसमें भी आपको शब्द सीमा 80 ये ध्यान में रखना है। 5 नंबर का टॉपिक होगा रसगुल्लों। और इनमें से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इतना ज़्यादा दिया है हम कैसे कर पाएंगे। देखिए जो बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट हैं उनको हम बता देते हैं, इनमें से आपको केवल एक के बारे में लिखना है, या तो मुक्ति यज्ञ या फिर सत्य की जीत या रश्मि रथी या आलोक वृत्त। लेकिन ऐसा नहीं कि आप चाहे जो कर दो, क्योंकि हर एक जिले में ये क्या है डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड है, और आपके क्वेश्चन बैंक में दिया रहता है कि किस जिले में कौन आता है, यानी किस जिले में कौन हमें खंडकाव्य पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे हम बात करें हम प्रयागराज से हैं तो यहाँ पर चलता है आलोक वृत्त, तो और जगह पर ये चलता है और जगह पर ये, तो ऐसे ऐसे करके तो आपको क्या करना है किसी एक का, इनमें से क्या करिए पूरी कहानी कथा वस्तु का लिख दीजिए या फिर इनके नायक का चरित्र चित्रण, ठीक। तो आप जिस जिले में हैं जो वहाँ पर चलता है केवल उसी को लिखना है। पता चले आप प्रयागराज से हो और आप लिखने बैठ गए सत्य की जीत, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक। इस बात का ध्यान रखना। चलिए हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए 8वां जो होगा बच्चों वो होगा आपका संस्कृत। यहाँ से खंड खा शुरू हो जाता है, और इसके पहले देखिए अथवा वाला जो ठीक 7वें में दिया गया है खंड काव्य में वही है श्रवण कुमार त्यागपति। हमने बताया ना जहाँ पर जो चलता है वही लिखना है आपको। अब देखिए 8वां में जो होगा बच्चों ये भी 7 नंबर, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, और इसमें फिक्स होता है कि कहाँ से पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा संस्कृत भाषा या महत्वम महामना मालवीय, ये 2 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कहेगा कि गद्यांशों में से किसी एक का सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर जैसे देखिए बच्चों दिया गया कि धन्नो अयम भारत देशा यत्र सम्मूलसति जनमानस पावनी, और कह रहा कि भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रविष्णि सुर भारती। फिर कह रहा विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेष्वश्याम वाङ्मयम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते यमेव भाषा संस्कृत नाम्नामि लोके प्रतिता अस्ति। देखिए ये क्या है संस्कृत भाषा या महत्वम से लिया गया है। इसमें कहा गया है बच्चों कि धन्य है वो भारत देश जहाँ पर जनमानस को पवित्र करने वाली, अच्छे भावों को प्रकट करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली सुर भारती यानी देववाणी या संस्कृत भाषा क्या है सुशोभित है। आगे लिखेंगे कि विद्यमानेषु मतलब वर्तमान में जितने भी साहित्य हैं उन सब में इसका जो साहित्य है वो सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। फिर कह रहा आगे कि यमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रतितास्ति, कि यह भाषा संसार में क्या है, लोके मतलब संसार में, यह भाषा संसार में संस्कृत भाषा के नाम से भी क्या है प्रसिद्ध है। तो ये क्या करना है बस आप इतने का अर्थ लिख दिए आपको 7 नंबर मिल गए। या फिर रसगुल्लों अथवा में क्या दिया है चलिए हम उसको देख लेते हैं। चलिए देखिए अथवा में दिया है कि अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजा। देखिए इसमें देखिए हमने बताया था कि ये क्या है जातक कथा। जब हमने एक पूरा डायग्राम बना के समझाया था हिंदी में तो 3 चैप्टर का नाम लिया था कि जातक कथा में से भी कभी कभार पूछ लेता है। देखिए जातक कथा से है बच्चों कि जो प्राचीन समय में कि प्रथम युग में क्या है चौपाइयों ने राजा किसको शेर को राजा बना दिया, और मछलियों ने आनंद मछली को, और पक्षियों ने स्वर्ण हंस को, ठीक। तो ये उसमें से है। तो इसको चाहे आप लिख करके इसका पूरा अच्छे से अनुवाद लिख दीजिए या फिर इसके पहले वाले का, दोनों में कोई एक ही करना है, ठीक। इसलिए आसान हो जाता है और हर एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं इसको सॉल्व कर भी लेता है। इसीलिए कह रहे हैं रसगुल्लों अच्छे से समझ लेना, बस वीडियो को एकदम कंप्लीट देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए अब जो होगा खा में, ठीक, 8वें का जो खा होगा बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा आपके 2
2 श्लोक दिए रहेंगे और किसी एक का संदर्भ सहित इसमें भी अनुवाद करना है और ये टॉपिक भी 7 नंबर का है। संदर्भ के 2 नंबर मिल जाते हैं, 5 नंबर आपके इस पूरे व्याख्या यानी अनुवाद का मिल जाता है। और इसके लिए हमने बताया केवल एक ही चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है सुभाषित रत्नानी, क्योंकि सारे के सारे जो श्लोक हैं उसी में भरे हैं। ठीक, चलिए इसमें कहा है कि ना चौर्हार्यम ना चा राजहार्यम ना भ्रातिभाष्यम ना चा भारकारी व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। कह रहा है कि ना तो चोर चोरी कर सकता है और ना ही राजा इसे छीन सकता है, ना तो इसे भाई में बांटा जा सकता है और ना ही ये भार स्वरूप है, यानी ये एक बोझ की तरह है। और व्यय कृते वर्धत, ये खर्च करने पर बढ़ता है, एवं नित्य यानी सदैव विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी जो धन है वो उसका सभी धनों में प्रधान है। लिखेंगे कैसे कि जो विद्या रूपी धन है वो सभी धनों में श्रेष्ठ है। ठीक है ना, यानी विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में श्रेष्ठ है यानी प्रधान है। इसे ना तो कोई चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना इसे भाई में बांटा जा सकता है, ना तो ये बोझ की तरह होता है। ये सदैव क्या होता है, खर्च करने पर ही बढ़ता है। या फिर बच्चों आपको अथवा वाला लिख दीजिए, इसका अर्थ लीजिए, ये भी इसी में है। और हो सके नहीं 100% गारंटी देता हूँ बच्चों 2023 में ये दोनों के दोनों आएंगे, क्योंकि इतने सेट बनते हैं कि किसी न किसी सेट में इसको डाल ही देगा। इसलिए हम बोल रहे हैं, अर्थ भी आप अच्छे से समझ लेना। अगला दिया है बच्चों ये जयंती ते महाभागा जन सेवा प्रयाण, यानी अथवा में जो दिया है वो जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा, और ये है महामना मालवीय में एक ठीक इकलौता श्लोक, ठीक उसमें से दिया गया है। और इसको हमने जब इसके पहले का हिंदी का पेपर सॉल्व किया था तो बताया था, उसमें भी ये आ गया था। ठीक है ना, देखिए बच्चों 99% तो आते हैं सुभाषित रत्नानी से ही, ये एक इकलौता है तो अथवा में कभी कभार ये भी पूछ लेता है। ठीक है ना, परेशान नहीं होना है भाई, एक तो आप इजिली कर ही सकते हो। चलिए 9वां में क्या होगा, यहाँ से शुरू हो जाता है बच्चों एकदम आसान, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए ये कठिन हो जाता है। देखिए आपको क्या करना है, किसी एक का, भाई 4 होंगे और एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना है। वैसे चिड़िया बहुत ज़्यादा बोल रही है बच्चों, क्या कर सकते हैं, नेचर के अनमोल घटक हैं, तो भाई इन पर हमारा जोर थोड़ी चलेगा, या कर हमारे पास ही बोल रही कान में तेज से। चलिए तो देखो यहाँ पर बच्चों क्या करना है, किसी जैसे होश उड़ जाना का मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। जैसे क्या है कि उसने अपने भाई के एक्सीडेंट मतलब अपने भाई के दुर्घटना ठीक को सुन, दुर्घटना की खबर को सुन करके वह अचानक उसके होश उड़ गए। या अंधे की लकड़ी होना का मतलब एकमात्र सहारा होना, जैसे रमेश अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। आम के आम गुठलियों के दाम यानी दुगना मतलब दोहरा लाभ जिसको कहते हैं, भाई आम के दाम तो मिल गए, गुठलियों के भी मिल गए। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए आप इसमें भी बहुत कुछ रखा है। और अगला है कि दाल में काला होना यानी संदेह होना, तो ये अर्थ लिख करके आप कोई भी वाक्य प्रयोग बना सकते हो। ठीक है ना, चलिए अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए अब 10वां जो होगा बच्चों, इसमें का खा गा ऐसे करके सारे के सारे क्या होंगे, आपके व्याकरण से प्रश्न होंगे। पहला है कि तथेति का सही संधि विच्छेद क्या है, तथधन इति या फिर तथा इति या तथे अति या तथा अति, तो तथधन इति ये क्या हो जाएगा, तथेति। अगला है कि मध्वरी का सही संधि विच्छेद क्या है, मधुधन अरि, मधुधन आरी, मधुधन अरि या फिर मधुधन अरि, तो मधुधन अरि ये हो जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट है बच्चों, कह रहा है कि हरीश शेते का सही संधि विच्छेद है, तो हरीश धन सेते, हरिधन सेते, हरीश धन सेते या फिर हरीश धन सेते। देखिए अब इसमें और इसमें इस बच्चे को भी इतना कन्फ्यूजन हुआ, देख सकते हैं कि जिसने भी लगाया है उसको इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन, और बहुत सारे बच्चों ने इसे गलत कर दिया था। देखिए ये आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पर ये वाला सा है तो ये होगा, बिल्कुल गलत है। इसमें जो सही होगा वो हरीश प्लस सेते, ये हो जाएगा हरीश सेते। ठीक है ना, चलिए अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। का वाला हो गया, अब खा में देखिए, खा वाला जो होता है वो विभक्ति और वचन से संबंधित होता है। इसमें राजानम में आपको बताना है कि कौन सी विभक्ति है, कौन वचन है, और यहाँ पे सरित्सु को बताना है। देखिए बच्चों इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक रूल है, आपको अगर ये विभक्ति वचन अगर आपको याद है तभी आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो ये आपके समझ लीजिए 2 नंबर फालतू के ही चले जाएंगे। ठीक, इसके लिए आपको जितने भी महत्वपूर्ण जैसे राजा हो गया, नदी हो गया,
ठीक है ना। इन सब के जो भी विभक्ति वचन है अच्छे से याद करना है, ठीक है ना, और कमेंट में बताना भी है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों 11 नंबर में जो आएगा, इसमें क्या है, आपको सही शब्द का चयन करना है कि अंश और अंश ये जोड़ा है। भाई पढ़ेंगे दोनों को एक चीज़, लेकिन यहाँ पर ये सादा सा है और ये सीटी वाला है ना। चलिए अब कह रहा है कि अंश माने होता क्या है बच्चों, तो इस अंश का मतलब तो होता है हिस्सा। तो भाई पहला तो कट गया, ये होगा नहीं, ठीक, ये होगा नहीं, इन दोनों में अब कोई होना है। तो अंश का मतलब अब कंधा और हिस्सा होगा ये अंश का, या फिर अंकुर और हिस्सा। अंकुर और हिस्सा तो होगा नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंश का मतलब कंधा और ये अंश का मतलब हिस्सा या फिर भाग, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों की बात और वात। देखिए बात का मतलब बात यानी बोलचाल की जो होता है, ठीक, और वात का मतलब हवा। तो भाई यहाँ पर दवा, विकार, विकार ये तो कट गए सीधा सीधा। बात का मतलब बातें और हवा। खा में है कि निम्नलिखित शब्द में किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है और आपके बच्चों 2 नंबर मिल गए। पतंग का मतलब होता है कीड़ा, ठीक है ना, कीट पतंग या पतंग माने सूर्य भी होता है, ठीक, तो 2 लिखना है। दूसरा है नाग, तो नाग का सर्प, ठीक है ना, सर्प या फिर हमने बताया हाथी। वर का मतलब होता है दूल्हा, ठीक, या फिर श्रेष्ठ इसी को कहते हैं। तो इस तरह से आप किसी एक के 2 अर्थ लिख सकते हैं जिसको बोला जाता है पर्यायवाची। और गा में देख सकते हैं एक शब्द का चयन, सही शब्द का चयन करना है जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो तो उसे अजात शत्रु कहते हैं बच्चों। और जो बहुत कुछ जानता हो, देखिए इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती कर दिए थे और बोल रहे थे कि बोर्ड ने हमारा नंबर पता नहीं कैसे, मतलब एग्जामिनर ने काट लिया, ठीक है ना, कि बोर्ड की तरफ से ये क्वेश्चन ही गलत था। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बहुत कुछ जानता हो मतलब है उसे बहुज्ञ कहेंगे, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, तो ये हो जाएगा बहुज्ञ, ठीक है ना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए घा में इसमें क्या दिया है कि निम्नलिखित में से 2 वाक्यों को शुद्ध करिए, और ये एकदम फ्री के नंबर होते हैं। 2 वाक्य को शुद्ध करके लिख दीजिए बच्चों, 2 नंबर हो गए। जैसे मैं भोजन कर लिया हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, मैंने भोजन कर लिया है। क्या मेरा तौलिया सूख गया, ठीक है ना, तो मेरा तौलिया, तो मेरी तौलिया होता है भाई मेरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे लिखेंगे कि जैसे इसमें कहा कि मैं कलम के साथ लिखता हूँ, तो मैं कलम के साथ नहीं कलम से लिखता हूँ। और यहाँ पर मेरा बड़ा भाई आ रहा है, ठीक, तो मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें कोई 2 ही करना है। तो अब अगला होगा बच्चों, ठीक, अगला जो होगा ये बढ़ावा है, ठीक है ना, इसमें कट गया है प्रिंटिंग मिस प्रिंटिंग। इसमें रौद्र रस या फिर भयानक रस, दोनों में कोई एक आपको उदाहरण सहित लिखना है। खा में संदेह अलंकार या रूपक अलंकार में कोई एक करना है बच्चों। इसी तरह देखिए चौपाई छंद और कुंडलिया ये मिस प्रिंट हो गया है, इसमें से एक। तो 2 2 4 2 6 नंबर मिल गए। अब देखिए ये जो होता है आपका ये 6 नंबर का बच्चों आपका प्रार्थना पत्र, ये भी थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। तो किसी दैनिक इसमें पत्र के क्या है संपादक को पत्र लिखना है जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारी के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखा गया हो, यानी स्वच्छता के लिए। और इसको हमने कई बार बताया कि ये 5 सेट में आया था 2022 में ही। और अथवा में क्या दिया है बच्चों, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को कोई व्यवसाय हेतु ऋण प्राप्ति के लिए पत्र लिखना है। तो सभी लेटर हमने सभी आवेदन पत्र बताए, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए प्लेलिस्ट में, ठीक। और लास्ट जो प्रश्न होगा बच्चों ये होगा आपका क्या है निबंध का, और ये 9 नंबर का होगा। और निबंध में कौन इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने कई बार बोला है कि पर्यावरण संरक्षण का महत्व, आज़ादी का अमृत महोत्सव, नई शिक्षा नीति और आतंकवाद की समस्या या पर्यावरण संरक्षण। देखिए ये 2 बार दे दिया है, तो भाई सोने पे सुहागा हो गया। मतलब ही क्या है, दोनों एक ही टॉपिक हैं। वैसे होता तो 4 देते, ये 5 नंबर बना दिया, 5 क्वेश्चन बना दिया, लेकिन करना तो भाई हमें क्या है, इनमें एक ही करना है। तो यहाँ पर हमने बताया ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक ये पर्यावरण, साथ ही बच्चों आतंकवाद, ये कुछ ऐसे निबंध हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। तो इन टॉपिक को अच्छे से तैयार करके जाना है ताकि आपके 9 नंबर बिल्कुल भी छूटने ना पाएँ। तो बस बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।